अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम कुछ रविया लेवल एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 9 के पब्लिक फाइनेंस के। इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आपको पता है टैक्स की 3 टाइप्स होती हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स में ये होता है कि इनकम लेवल बढ़ेगा, टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा, इनकम लेवल कम होगा तो टैक्स का रेट भी कम हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। टैक्स रेट इंक्रीज करेगा इनकम के इंक्रीज होने से, ये बात तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अभी मेंशन ना कर दीजिएगा ये ऑप्शन। हो सकता है सबसे लास्ट वन ऑप्शन में लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, तो ये बात फिर गलत हो जाएगी। सेकंड वन है टैक्स रेट डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन इनकम, ये तो बात गलत है। हमने पढ़ा था इनकम लेवल बढ़ेगा तो टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, इनकम लेवल कम होगा टैक्स का रेट भी कम हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। टैक्स रेट इंक्रीज करेगा डिक्रीज इन इनकम के साथ, नहीं, ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल इसके पैरेलल है। टैक्स रेट सेम रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है, ये तो हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल में कि एक प्रोपोर्शन या फ्लैट रेट होता। तो बेस्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन ही है। सेकंड वन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा बच्चे, सेकंड वन क्वेश्चन क्या है? फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपको पता है कि फिस्कल पॉलिसी 2 तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी, जिसमें इनकम इकोनॉमी की इंक्रीज हो रही होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और सेकंड वन जिसमें डिक्रीज हो रही होती है। ठीक हो गया, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इंक्रीजिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेस। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में कंजम्पशन बढ़ेगी, नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, इसमें तो कंजम्पशन कम होगी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करेगा और टैक्स रेट बढ़ाए जाएंगे। एक्सपेंशनरी के केस में होता है टैक्स रेट कम करना, तभी तो इनकम लेवल का इफेक्ट बढ़ेगा ना। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो बच्चे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड का फॉल करेगा, और फॉल क्या करेगा? टैक्स रेट बढ़ाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये बात ठीक नहीं है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बात ठीक है, और टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, ये बात ठीक है। सी और डी ऑप्शन को भी बढ़ता है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ये बात गलत है। इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नन ऑफ द अबव नहीं, एक ऑप्शन तो इसमें ठीक थी जिसकी वजह से नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन नहीं बनती। जी बच्चे, थर्ड वन एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का एडवांटेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिसएडवांटेज हुआ ना फिर बच्चे। एडवांटेज नहीं है तो फिर क्या हुआ? डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज किसका? डायरेक्ट टैक्स का। 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने, सही हो गया जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, पहली बात आपको पता है ये इक्विटेबल हो सकता है, ठीक हो गया। इकोनॉमिकल भी हो सकता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या होगी? कम होगी। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन तो कम होती है, पूरे साल भर के अंदर एक दफा रिटर्न सबमिट करवाई जाती है। तो बच्चे इसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और सेल्फ असेसमेंट है, बाकी बातें आप डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये बात ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल होता है, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये इसका एडवांटेज है। अच्छा बच्चे, इसके बाद इन्फ्लेशन एडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अच्छा, अब वो कैसे? डायरेक्ट टैक्स अगर कम हो जाए तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है,
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। वेरिएबल्स मैंने मेंशन नहीं किए इस अजम्पशन के साथ, क्या आपको समझ में आ रही है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक हो गया जी बच्चे इन केस अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा तो अब मुझे बताएं प्राइस लेवल तो बढ़ जाएगा, और प्राइस लेवल का बढ़ना क्या है? इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल का बढ़ना क्या है? इन्फ्लेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर अप्रोप्रिएट बन रहा है गिवन सिचुएशन के अंदर। दो ऑप्शन सिलेक्ट करनी। फर्स्ट वन, ये लोगों को पसंद नहीं होता टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लोग देना नहीं चाहते, तो लोगों की कोशिश क्या होती है? टैक्स को इलीगल वे में चुराया जाए, ना पे किया जाए, उसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन। और ये भी डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है ये इसका। ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट? इनमें से कौन सी दो बातें करेक्ट है वो आपने ऑप्शन बतानी है। कौन सी दो ऑप्शन इस सिचुएशन के अंदर करेक्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कौन सी इन्फ्लेशन होगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि ये सप्लाई साइड इफेक्ट होता है ना। कौन सा इफेक्ट होगा? सप्लाई साइड इफेक्ट है ये। तो सप्लाई साइड इफेक्ट है तो फिर कौन सी इन्फ्लेशन होगी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज सप्लाई नहीं, इसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज करती है, गलत बात। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नहीं, ये भी बात ठीक नहीं है। कॉस्ट ऑफ हमारी बेसिकली बोरोइंग बढ़ रही है ना, तो ये चीज ठीक नहीं। डीवैल्यूएशन, अगर हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें, डेप्रिशिएट करें, याद है ना आपको वॉलंटरी हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज रेट को क्या कर रहे थे? डिवैल्यू कर रहे थे, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स चीपर होके बढ़ जाए और इंपोर्ट्स हमारी कॉस्टली होके कम हो जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज हो जाए एक्सपोर्ट्स और डिक्रीज हो जाए इंपोर्ट्स। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा? दो ऑप्शंस बतानी है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पहले भी हमने डिस्कस किया, सप्लाई साइड, और इनडायरेक्ट टैक्स का भी सप्लाई के साथ ताल्लुक है, ठीक है। वेज प्राइस स्पाइरल, नहीं, वो तो उस वेज के साथ लिंक हो गया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड के साथ है। ये डिस्टॉर्ट द मार्केट, आपको याद है ना हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, ये मार्केट को क्या करेगी? डिसइक्विलिब्रियम पे ले जाएगी। तो ये डिस्टॉर्ट कर देगी मार्केट को, ये शैडो इकोनॉमी को इंक्रीज करती है, ठीक है ना। ये तो ये डिसइक्विलिब्रियम इन मार्केट, डिस्टॉर्ट द मार्केट, तो ये ऑप्शन ठीक है। कैनन ऑफ टैक्सेशन डज नॉट इंक्लूड, कैनन ऑफ टैक्सेशन में कौन सी बात नहीं है? अच्छा देखिए, अब एडम स्मिथ ने जो कैनन ऑफ टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें वर्ड इक्वालिटी यूज हुआ, इक्विटी यूज नहीं हुआ। तो इकोनॉमी भी मौजूद है, कन्वीनियंस भी है, इक्वालिटी भी है, बट इक्विटी नहीं। चार्ली ऑप्शन। बट इक्विटी का वर्ड बहुत फेमस हुआ। इक्विटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू पे, ठीक हो गया ना। एक्साइज ड्यूटी एंड टैरिफ, अब ये है एक्साइज ड्यूटी, क्या है? एक्साइज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है ना, एक फेडरल गवर्नमेंट इंपोज करती है, और टैरिफ, ये एग्जांपल्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस के। किसकी एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन। प्रोग्रेसिव भी नहीं, ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, या इनडायरेक्ट टैक्स या बच्चे ऑप्शन होगी रिग्रेसिव टैक्स, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन आपने दो ऑप्शंस बता दिए। फर्स्ट वन, टाइम लैग, बिल्कुल है, क्योंकि इसका इफेक्ट उसी वक्त नहीं आ जाता, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। आज हम अब पॉलिसी बना के इंप्लीमेंट करेंगे, क्या
उसी इंस्टेंट में इसका इफेक्ट हमें शो होना शुरू हो जाएगा? नहीं, टाइम टेकिंग है। इवन तो हमने मल्टीप्लायर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एक्सीलरेटर में भी पढ़ा है कि टाइम लैग आएगा इसमें। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट। बिल्कुल, अगर प्राइवेट सेक्टर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या फिर टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं, सही, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर नेशनलाइजेशन हो जाए, इससे कहते हैं क्राउडिंग आउट का इफेक्ट, नेशनलाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, लिमिटेशन है फिस्कल पॉलिसी की, इसे कहते हैं क्राउडिंग आउट का इफेक्ट। बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। लो इन्फ्लेशन, नहीं, ये बात नहीं है। रन अ बैलेंस्ड बजट, नहीं, बैलेंस बजट नहीं। अच्छा बच्चे, एक्सपेंशनरी, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें इंक्रीज हो रही हो, लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही हो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इंक्रीज होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये पहले भी एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। इसका आंसर बताना है बच्चों का। इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है हमने, तो देखिए 2 ऑप्शन लिखा हुआ है। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, ये बात गलत है। इसमें टैक्सेस डिक्रीज करेंगे, बताएं ठीक है या गलत? बिल्कुल ठीक है, टैक्सेस कम होंगे, टैक्स फ्रीज या टैक्स क्रेडिट्स दिए जाएंगे। और इंक्रीज टैक्सेस, ये ऑप्शन गलत है। गवर्नमेंट इंक्रीज करती है टैक्स रिसेशन के अंदर, जब लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है, इनकम लेवल कम हो गया, इकोनॉमिक डाउनवर्ड सिचुएशन में जा रही है, तो नहीं, फिर टैक्सेस बढ़ाए नहीं जाएंगे। प्रॉफिट्स लोगों के डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रफ में तो सबसे ज्यादा ये डिप्रेशन की सिचुएशन है ना, इसमें भी नहीं। प्रोस्पेरिटी, हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? पीक। इसको हम क्या बोलते हैं? बूम। बूम, प्रोस्पेरिटी, पीक, बिल्कुल ठीक है। इसमें डाउनटर्न भी नहीं है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो ओनली लीवाइड ऑन कस्टमर्स बाय रिटेलर्स, नहीं, ये प्रोडक्ट्स पे इंपोज होते हैं, गुड्स पे इंपोज होते हैं या सर्विसेज पे इंपोज होते हैं। ये बात गलत है, फॉल्स। ये कस्टमर्स पे नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कस्टमर्स पे, क्योंकि आपको पता है ना, जिसका इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे हो, डायरेक्ट, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन 2 डिफरेंट पर्संस हो, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 12 डिस्कस करते हैं बच्चे। ड्यू टू इंक्रीज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहरहाल जनरल हमने सॉल्व करना है इसको। अगर टैक्स बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, तो फिर इनकम इंक्रीज नहीं करेगी, क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो पहली बात तो गलत है, इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज करेगी, ये बात ठीक है। रिमेन सेम भी ठीक नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी ठीक नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। सारा ने टैक्स पे किया 200 का, उसकी इनकम थी 2500। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 200 टैक्स दिया, इनकम कितनी है? 2500, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। टैक्स का रेट बताइएगा। 8%, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जबकि सना ने 108 रुपए टैक्स पे किया और उसकी इनकम है 1800 रुपए, 1800, मल्टीप्लाई करें इसे 100 से। टैक्स की अमाउंट कितनी बन रही है बच्चे? 6%। अच्छा, अब देखिए, इनकम लेवल बढ़ा, टैक्स का रेट बढ़ गया। इनकम लेवल कम हुआ, टैक्स का रेट भी कम हुआ। कौन सा टैक्स हुआ? प्रोग्रेसिव। याद है ना आपको? प्रोग्रेसिव, इनकम के बढ़ने से टैक्स का रेट बढ़ जाए। इनकम बढ़े या कम हो, टैक्स का रेट वही रहे, उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। इनकम बढ़े, टैक्स का रेट कम हो जाए, इनकम कम हो, टैक्स का रेट बढ़ जाए, रिग्रेसिव कहलाता है। इस केस में इनकम 2500 हुई 1800 से, 1800 से 2500 बढ़ गई, टैक्स का रेट भी बढ़ गया। इनकम कम हो गई 2500 से 1800 रुपए, टैक्स का रेट भी कम हो गया। कौन सा टैक्स हुआ? प्रोग्रेसिव।
अच्छा बच्चे, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है अप्रोप्रिएट फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स। अप्रोप्रिएट फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स का रेट इंक्रीज करेगा डिक्रीज इन इनकम। बताएं, गलत बात है ना ये। टैक्स का रेट डिक्रीज करेगा डिक्रीज इन इनकम, बिल्कुल ठीक। डिक्रीज हुई इनकम 2500 से 1800, इनकम कम हो गई, टैक्स का रेट भी कम हो गया। ये बात ठीक है, ये नहीं ठीक। ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, गलत। दोनों ही गलत है, नहीं ये भी नहीं, एक ठीक है एक गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं ये भी बात गलत है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन ठीक है। व्हाट डज हैपन इन रिसेशन? रिसेशन के अंदर क्या होता है आपको पता है ना? रिसेशन के अंदर पीक से टूवर्ड्स प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन कम होती है, इनकम लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेशन का रेट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें आपने पढ़ी। व्हाट डज हैपन इन रिसेशन? अच्छा, अब यहां पे है व्हाट डज नॉट हैपन, तो मैं गलत सेंटेंस बोल रहा हूं, अच्छे से देखिएगा इस बात को। अगर वो बात पूछ रहा है व्हाट डज नॉट हैपन, क्या नहीं होगा रिसेशन में, आपने वो बताना है जो रिसेशन में नहीं होगा। पहली बात, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं होगा, इंप्रूवमेंट तो नहीं होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड की, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। फॉल इन इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन, व्हाट डज नॉट हैपन इन रिसेशन, रिसेशन के अंदर इन्फ्लेशन फॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये होगा, ये नहीं होगा। तो ये उसने पूछा है कि क्या नहीं होगा रिसेशन के अंदर। फॉल इन इन्फ्लेशन तो हो जाएगी ना, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अच्छा, राइज इन इन्फ्लेशन, नहीं, ये राइज नहीं होगी, इन्फ्लेशन फॉल करेगी, ये बात ठीक है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल डिक्रीज होगी प्रोडक्शन, ये बात ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो दो ऑप्शन, व्हाट डज नॉट हैपन इन रिसेशन, रिसेशन में क्या नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये राइज इन इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन नहीं होती। बट अगर दो ऑप्शन बोली जाए तो फिर हम ये भी ऑप्शन मेंशन करेंगे, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। रिसेशन के केस में इंप्रूवमेंट नहीं होती बैलेंस ऑफ ट्रेड की, क्योंकि रिसेशन के केस में, अच्छा हाँ एक सेंस में ये बात ठीक भी है कि अगर हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमने सिर्फ यही मेंशन करनी है। अब मैं उसकी रीजन बताने लगा हूं, वो क्यों। देखिएगा बच्चे, जब रिसेशन होता है तो क्या हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं या कम होती हैं? हमारे लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो अपनी इंपोर्ट्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स तो दूसरे लोगों ने चीजें खरीदनी है, वो तो हमारी उसी तरह से जारी हो सारी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे, तो ये क्या होगा, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इस सेंस में ये बात लिखी हुई है जी। मैंने समझाना था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाहर के एमसीक्यूज नंबर 16, Which of the following is not the effect of decrease in direct tax? इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स का? अच्छा जी बच्चे, अगर डायरेक्ट टैक्स कम हो जाए तो एग्रीगेट लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना, डिस्पोजेबल इनकम कम बढ़ जाएगी। एक पर्सन है 1 लाख रुपया अर्न कर रहा है, 10,000 रुपया टैक्स पे करता है। अगर टैक्स 10,000 से कम होके आप 5,000 हो जाए तो मुझे बताएं उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड का भी राइज करेगा, ठीक है ना? तो ये तो है इफेक्ट, उसने कहा ना हो इफेक्ट। इंक्रीज इन कंजम्पशन, ये भी उसी का इफेक्ट ही है, बिल्कुल सेम इफेक्ट है। रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स अगर कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू भी तो कम हो जाएगा ना, ये भी बात ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं बनती। तो फिर कौन सी ऑप्शन आ गई? वैसे ही आपको पता चल जाएगा, रिडक्शन इन बजट डेफिसिट। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर लैगिंग इंडिकेटर्स? इनमें से कौन से दो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं? मैन्युफैक्चरर के नए ऑर्डर, नहीं ये मैंने कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटेंशन का टॉपिक। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है। इसके बाद बच्चे पर कैपिटा इनकम, ये भी है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं। कोइंसिडेंस, दो फेजेस
कि इन बिटवीन है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम ये दो फेजेस को मिलाने वाले इंसिडेंट्स को इंसिडेंट इंडिकेटर्स, ऐसे इवेंट्स हैं जो अकर व्हेन पीक और ट्रफ डज नॉट अकर। नहीं, ये बात तो गलत है। दो फेजेस को मिलाने वाला। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एडवांटेज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डिसएडवांटेज है। क्या बताना है आपने, डिसएडवांटेज। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ती है या नहीं होती? होती है, इन्फ्लेशनरी। क्या होगा, इन्फ्लेशनरी। बिल्कुल सही। एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करने की वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इक्विटेबल, नहीं, ये बात तो नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इकोनॉमिकल, ये भी बात नहीं है। कि है, शाबाश। इक्विटेबल क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। ये क्या है, एडवांटेज है, एक्सीलेंट। और ये भी क्या है, एडवांटेज है। तो उसने तो कहा एडवांटेज नहीं बताना, डिसएडवांटेज बताना है। शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट, इन इलास्टिक। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लॉ इंपोज करते हैं वो हमारी कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, हमें हर सूरत पे करनी पड़ेगी। इन इलास्टिक, कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। तो अगर दो ऑप्शन की बात की जाए तो हमें ये भी मेंशन करना चाहिए। तो यहां पे गलती हो गई, यहां पे क्या लिखना चाहिए था, सिलेक्ट अप टू 2 ऑप्शंस। हमें कितनी ऑप्शंस मेंशन करनी चाहिए, 2 ऑप्शंस बनती है। ठीक हो गया जी बच्चे। चले जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।